हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं पिछले 4 लेक्चर्स से, उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में प्रोबेबली आज लास्ट टॉपिक आप देखेंगे। 1 और 2 टॉपिक्स मैक्सिमम, एक या दो टॉपिक के अंदर हम इसे खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में, और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें डिटेल में डिस्कस करना है अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, किस तरीके से एमिट होता है, कितनी इसकी वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल की, एंड सो ऑन मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा डीके या अल्फा डीके कब होता है आपके पास? आप जानते हैं कि अल्फा डीके की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपके पास जनरली होता है हैवी न्यूक्लियाइज में। हैवी न्यूक्लियाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स? उनकी अनस्टेबिलिटी होती है, वो जनरली अनस्टेबल होते हैं। अगर मैं इसे पेरेंट न्यूक्लियाई लिखता हूं, यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं एटॉमिक नंबर और यहां पर लिखता हूं एटॉमिक मास, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है पार्टिकल? डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है, और इस डॉटर न्यूक्लियाई के साथ ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, प्लस कुछ यहां पर एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, क्यू वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, ये जो डॉटर न्यूक्लिया है, कंजर्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां पर हम लगाते हैं। तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाता था, ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एनर्जी रिलीज हुई है, इसे आप क्यू वैल्यू कहते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल में जनरली ये एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है उसका मास ऑब्वियसली कम है स्टूडेंट्स। तो जब इसका मास कम है तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, और ये क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स? इसे आप ऐसे निकाल सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में देखिए एक तो वाई बना है और दूसरा हीलियम बना है। अगर मैं इस ये आपके पास मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, अगर मैं इसके साथ सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपके पास एनर्जी आ जाती है स्टूडेंट्स। जो अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है, क्योंकि देखिए इनिशियली ये रेस्ट पे है, ये आपके पास है रेस्ट पे, तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है जो एनर्जी रिलीज होती है। सो अल्फा पार्टिकल हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो पार्टिकल है उसकी क्यू वैल्यू कितनी है, और इसके अलावा आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ वो एमिट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूं अल्फा पार्टिकल के। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 238 होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है थोरियम में 90, और इसका एटॉमिक मास होता है 234। इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड साथ में अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप पोलोनियम देखते हो तो पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, पोलोनियम आई थिंक सॉरी नॉट 90, 90 थोरियम होता है 84, 84, और इसका एटॉमिक मास होता है 208। ये कन्वर्ट हो जाता है लेड में। लेड का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 82 एंड मास होता है आपके पास 204। सो यहां पर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। जनरली स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि जिन भी एलिमेंट्स का मास ग्रेटर देन 210 होता है वो जनरली अल्फा डीके करते हैं, उनमें होता है जनरली अल्फा डीके, जिनका मास इस रेंज में लाई करता है आपके पास ग्रेटर देन 210 के लगभग। हालांकि स्टूडेंट्स उनमें अल्फा पार्टिकल निकलता क्यों है स्टूडेंट्स?
इसलिए निकलता है क्योंकि जब मास इतना ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस होती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस, ये ऑब्वियसली वहां पर डोमिनेट करने लग जाती है, उस टाइम पे डोमिनेट करने लग जाती है ओवर शॉर्ट रेंज, ओवर ओवर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर ये फोर्सेस जो होती हैं, कोलंबियन रिपल्शंस, वो वहां पर डोमिनेट करने लग जाती है। तो कोलंबियन रिपल्शंस जब इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी को हमें डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है स्टूडेंट्स? उस टाइम पे आपके पास अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है। अल्फा पार्टिकल रिलीज होने से जो आपके पास दो प्रोडक्ट आगे बने हैं, थोरियम और जैसे आगे अल्फा पार्टिकल, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस कारण वो डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, मान लीजिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है कि किस स्पीड से अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहे हैं, तो मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं स्पीड ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, स्पीड ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। चलिए हम पहले यहां पर सपोज करके रखते हैं कि जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो उसमें स्टूडेंट्स मान लीजिए जो क्यू वैल्यू है, एक रिएक्शन में कंसीडर, एक रिएक्शन होता है आपके पास, उसमें क्यू वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। कितनी है कंसीडर? लगभग जितनी होती है मैं उतनी लिख रहा हूं यहां पर, 5.587 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जनरली, चलिए बात करते हैं, रेडॉन आपके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक नंबर 86 और एटॉमिक मास 222 होता है। इसकी बात करते हैं चलिए। तो मैंने यहां पर लिखा कि मान लीजिए आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लिया है जिसका एटॉमिक नंबर C और एटॉमिक मास A है। ये आगे बन जाता है आपके पास डॉटर न्यूक्लियर Y। अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाएगा। प्लस यहां पर अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है यानी कि हीलियम न्यूक्लियर, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर लगाऊंगा, देखिए दो लॉस। कौन से? एक लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा मैं यहां पर अप्लाई करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दो लॉज का यूज करके स्टूडेंट्स मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं स्पीड ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये मानते हैं कि यहां पर जो कोलिजन हुआ है, जिसकी वजह से ये नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो यहाँ पर एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी कंजर्व रहेगी स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, आप जानते हैं कि इनिशियली ये पेरेंट न्यूक्लियर जो था वो रेस्ट पे था, तो इसका मोमेंटम हुआ 0। और मोमेंटम कितना हुआ स्टूडेंट्स? y का। तो y का मोमेंटम आप लिख सकते हैं मास ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y। चलिए वेलोसिटी ऑफ y vy मैंने यहां पर लिख लिया, प्लस मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं कि मास ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y, अगर मैं यहां माइनस साइन को इग्नोर कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम वेलोसिटी ऑफ हीलियम। तो मैं यहां से मैग्नीट्यूड वाइज अगर कहता हूं तो मैग्नीट्यूड वाइज में क्या ये कह सकता हूं कि मास ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y ये इक्वल होगा मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास मास, ये मैंने मोमेंटम अप्लाई कर लिया है स्टूडेंट्स। चलिए मैं अब अप्लाई करता हूं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं जो क्यू वैल्यू यहां पर रिलीज होती है स्टूडेंट्स, जो क्यू वैल्यू होती है, क्यू वैल्यू रिलीज, ये किसकी फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स? ये होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स? इनिशियली तो आपके पास 0 होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये होगी हाफ मास ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर स्टूडेंट्स, प्लस मास ऑफ y और वेलोसिटी ऑफ y का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई है, ये हुई है क्यू वैल्यू की फॉर्म में, मतलब ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए क्यू के। तो स्टूडेंट्स कहना इसे कि क्यू यहां पर इक्वल होगा 1/2 मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर प्लस मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई ये इक्वल था मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम के। तो मैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाई कैलकुलेट कर रहा हूं, वो बन जाएगा मास ऑफ हीलियम वेलोसिटी ऑफ हीलियम बाय मास ऑफ वाई। चलिए सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो कहना है इसे कि क्यू वैल्यू रिलीज जो यहाँ होगी यहां पर वो होगी 1/2 मास ऑफ हीलियम वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस 1/2 मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई का। स्टूडेंट्स मास ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, इसके बेस में आप वाई लिखें, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स आपको। तो बन जाएगा मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर बाय मास ऑफ वाई का स्क्वायर। एक वैल्यू यहां पर कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 1/2 मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 1/2 कहने से यहां पर ये बन जाएगा मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर बाय मास ऑफ वाई। तो देखिए इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं। तो ये बन जाएगा आपके पास Q इंटू मास ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ हीलियम मास ऑफ y वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर प्लस 1/2 मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 मैं इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं मास ऑफ हीलियम और वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर। तो अंदर क्या बन जाता है, अंदर आपके पास बन जाता है मास ऑफ, इस साइड बन जाता है मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम एंड मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाता है अंदर, ये बन जाता है मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई, यही बनता है। दिस इज इक्वल टू क्यू वैल्यू, ये है आपके पास क्यू वैल्यू। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी हीलियम की ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2 मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर, ये होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। कहने से स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगी, ये आपके पास इक्वल होगी, अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगी 1/2 मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वल होगा Q इंटू मास ऑफ वाई था आपके पास यहाँ, तो ये बन जाएगा Q इंटू मास ऑफ वाई, इसको डिवाइड कर लीजिए आप मास ऑफ हीलियम इंटू मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई से, तो ये आपके पास बन जाती है यहाँ पर Q वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखिए मास ऑफ वाई जो होगा ना वो आपके पास होगा A-4 के, आप जानते हैं अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में बात कर रहा हूं, और मास ऑफ हीलियम कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 4 AMU। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हीलियम की, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास आ जाएगी Q इंटू, देखिए मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई को आप लिख लीजिए A-4 मास ऑफ हीलियम आपके पास है मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई, इसको मैं ए लिख लेता हूं कंप्लीट ए स्टूडेंट्स, और यहां पर साथ में है क्यू वैल्यू यानी कि क्यू से मल्टीप्लाई। तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स की वेलोसिटी ऑफ हीलियम कितनी आएगी यहां से, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, देखिए वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट करना है पहले, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम A-4 डिवाइडेड बाय A इंटू मास ऑफ हीलियम, ए इंटू मास ऑफ हीलियम, और साथ में है क्यू। और अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हीलियम की तो यहां से अंडर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 टाइम A-4 डिवाइडेड बाय
A इंटू मास ऑफ हीलियम इंटू क्यू। ये स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी जिससे ये रिलीज होगा अल्फा पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्यू की, तो फिक्स वैल्यू होगी। एग्जाम अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आप किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हो। मैंने यहाँ पर बात की थी रेडॉन न्यूक्लियस की, जिसका एटॉमिक नंबर 86 और एटॉमिक मास जो था वो 222 था। तो उसके लिए जो क्यू वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 5.587। ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 222। और देखिए दैट्स इट, यही वैल्यूज मुझे चाहिए यहाँ पर। मास ऑफ हीलियम तो आपको पहले ही पता होता है, मास ऑफ हीलियम होता है 4 AMU। सो कैन आई कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो चलिए ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आती है काइनेटिक एनर्जी जो होगी हीलियम पार्टिकल की वो कितनी होगी। सबसे पहले आप जानते हैं वो इक्वल थी A-4 डिवाइडेड बाय A इंटू क्यू। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो वो होगी 222 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 222 इंटू क्यू वैल्यू थी आपके पास 5.587। मैं सब कुछ अभी स्टूडेंट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए लगभग आपके पास ये आएगा 200 218 बाय 222 इंटू 5.587। कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा। इसे अगर आप डिवाइड कर देते हो तो लगभग 0.1 के करीब आएगा, और जब 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे लगभग लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ये बन जाएगा 5.4 के 5.48 5.4 जी 5.48 के करीब होगा इंटू 10⁻⁴। कन्वर्ट कर देते हैं इसको 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो ये आपके पास ऐसा यूनिट नहीं है। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा आपके पास ऐसा यूनिट में, जूल में, यानी कि 5.48 जो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 5.48 इंटू 10 मैंने लिख लिया इसको, इसको आप रिमूव कर ले यहाँ से। 5.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 5.48 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में आ गई स्टूडेंट्स। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हीलियम पार्टिकल की। इन द सेम मैनर मास ऑफ हीलियम पार्टिकल होता है आपके पास 4 एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाएगा 4 इंटू एटॉमिक मास यूनिट होता था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम कितनी आएगी स्टूडेंट्स, ये आएगी अंडर रूट टू टाइम कितना था स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, वो थी आपके पास 5.48 इंटू 10⁻⁻⁻ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था आपका मास ऑफ हीलियम, यानी कि 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जब स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेट करते हैं तो हीलियम पार्टिकल की वेलोसिटी आती है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये होती है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द हीलियम पार्टिकल, ये वेलोसिटी है हीलियम की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कैलकुलेट करनी आ गई और आप जान गए हैं कि कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देन स्टूडेंट्स यहां पर इसके बाद है थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। थ्योरी ऑफ अल्फा डीके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे आप कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। आई होप आपने इसे पढ़ा होगा ग्रेजुएशन ईयर्स में, टनलिंग इफेक्ट। तो क्या है स्टूडेंट्स टनलिंग इफेक्ट? जनरली ये देखा गया है स्टूडेंट्स, अगर आप एक अल्फा पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं, अल्फा पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियसिस में एमिट होता है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में एमिट होता है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी देखी गई है कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है इट रेंजेस बिटवीन 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज्यादा इसकी एनर्जी नहीं हो सकती है अल्फा पार्टिकल की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करके, यानी कि अल्फा एमिटर इसे कहते हैं, अगर एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करके न्यूक्लियस के बाहर आना है स्टूडेंट्स, तो उसको लगभग 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो
कि यहां पर आप चेक कर सकते हो कि लगभग अल्फा पार्टिकल के लिए जो अल्फा एमिटर है उसकी एनर्जी शॉर्ट बढ़ रही है, लगभग 16 से 16 टू 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी हमेशा कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के बाहर आना है उसको एनर्जी चाहिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है लगभग 4 टू 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी शॉर्ट रख रहा है अपनी, कितनी एनर्जी शॉर्ट है अल्फा पार्टिकल की, लगभग 16 टू 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आना चाहिए? तो सही आंसर होगा नहीं, अल्फा पार्टिकल को बाहर तो नहीं आना चाहिए। अगर आप एनर्जी कर्व बनाते हो, अगर आप एनर्जी कर्व बनाते हो, जैसे मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां पर लिख रहा हूं और आर को मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप जानते हैं जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल थी आपके पास 2z² बाय 4πε0 r। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स आपने देखा था, कुछ ग्राफ इस कदर आता था आपको, ग्राफ था इस तरीके का, इस तरीके का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं कि इस डिस्टेंस पे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस डिस्टेंस को आप कहते थे r0। यहां पोटेंशियल एनर्जी पहले मिनिमम होती थी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जब आप इंक्रीज करना r आपने इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो देखिए पोटेंशियल बैरियर यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। पोटेंशियल बैरियर, मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल बैरियर की, मतलब जब आप नजदीक आते जा रहे हो, r0 के करीब आते जा रहे हो, तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब अगर आपको बाहर आना है इस न्यूक्लियस से, आपके पास तो ऑलरेडी एनर्जी शॉर्ट है, तो ये होगा कैसे? क्या अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स आप तो जानते हो कि न्यूक्लियस के बाहर आता है अल्फा पार्टिकल, तो वो फिर आता कैसे? इस चीज को 1928 में 3 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एक का नाम था आपके पास गैमोव, दूसरे थे कॉन्गडन और थर्ड थे गुर्नी। कॉन्गडन एंड देन गुर्नी, इन तीनों ने एक्सप्लेन किया कि एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो किस तरीके से न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस को के अंदर टनल बना के बाहर आता है। इसे आप कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। तो देखिए इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या जरूरत है, एक थ्योरी यहां पर क्रिएट की इन्होंने। इस थ्योरी के पोस्टुलेट ध्यान से सुन लीजिएगा। ये थ्योरी कहती है कि एक अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी बना होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल जो होता है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस का पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि अल्फा पार्टिकल क्रिएट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अल्फा पार्टिकल एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है। एंटिटी का मतलब है कि ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, और वहां से ये एस्केप होता है। तो एस्केप होने से पहले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एस्केप, न्यूक्लियस को एस्केप करने से पहले अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एज एन एंटिटी, यानी कि ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है। सेकेंड पोस्टुलेट इनका स्टूडेंट्स था कि एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो रेस्ट पे नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट पे नहीं होता। ये कैसा होता है? ये होता है कॉन्टिन्यूअस मोशन में। ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में होता है, हमेशा मूव करता रहता है। और इसकी जो स्पीड होती है स्टूडेंट, जैसे हमने कैलकुलेट भी कर लिया है, ये लगभग 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए थर्ड थिंग इन्होंने कही कि देखो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो अल्फा पार्टिकल है, हालांकि उसके पास इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियस से बाहर आने की, लेकिन स्टूडेंट्स स्टिल अगर हम प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। प्रोबेबिलिटी इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी इज नॉट जीरो। हाँ काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है कि ये बाहर ही नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट हियर। इन्होंने कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है
ये होता है लगभग 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का। और जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड होती है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड वो होती है लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि कितने टाइम में, देखिए कितने टाइम में ये कोलाइड करेगा न्यूक्लियस से, तो अगर मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टाइम मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी यानी कि 10⁻7, यानी कि टाइम आ गया स्टूडेंट्स, ये लगभग 10⁻21 सेकेंड्स में ये कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम 10⁻21 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है अंदर, तो ये अल्फा पार्टिकल एक सेकेंड में 10⁻21 टाइम्स, 10⁻21 टाइम्स टकराएगा स्टूडेंट्स। यहां पर सेकेंड में लिखें आप, यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड यानी कि हर्ट्स लिखें, फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स। इतनी बार ये टकराएगा स्टूडेंट्स, एक सेकेंड में 10⁻21 टाइम स्टूडेंट से टकराता है। तो देखिए ये क्या कहते हैं गुरनी एंड कॉन्गडन एंड गमाओ, ये कहते हैं कि जब इतनी बार ये न्यूक्लियस से टकराता है तो ये कुछ टाइम के बाद क्या कर देता है, यहां पर एक टनल क्रिएट कर देता है। ये कर देता है न्यूक्लियर टर्निंग, न्यूक्लियर टनलिंग, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एक टनल बना के बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं आप टनलिंग इफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए जो बैरियर टनलिंग या टनलिंग इफेक्ट होता है, इससे एक और बात का पता चलता है स्टूडेंट्स की, जैसे यूरेनियम का न्यूक्लिया है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूरेनियम का न्यूक्लिया है आपके पास 238 और 235 व्हाटएवर इट इज। तो जब स्टूडेंट्स इसमें अल्फा डीके होता है तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पे सारे अल्फा पार्टिकल्स में सारे के सारे एक ही टाइम पे अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जस्टिफाई होता है यहां से, जो अल्फा पार्टिकल केवल न्यूक्लियस में टनलिंग करेगा, देखिए कोशिश तो बहुत सारे पार्टिकल कर रहे होंगे, जो यहां पर टनलिंग क्रिएट करेगा और जो बाहर आएगा वही अल्फा पार्टिकल केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में एमिट होगा। सारे के सारे एक टाइम पे एमिट नहीं होते, धीरे धीरे एमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से टनलिंग करते हुए बाहर आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहां से एक जस्टिफिकेशन मिलती है। स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा डिके को मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। वेलोसिटी, क्यू एनर्जी, हर तरह की चीज वहां पर मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है आपके सामने। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास होता है बीटा डीके। बीटा डीके को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। बीटा डीके, तो बीटा डीके में हमने क्या देखा था, हमने इसमें देखा था कि जब स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे या तो इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, तो उसे हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, उसे हम कहते थे बीटा डीके। अल्फा डीके जिस तरीके से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसी तरीके से बीटा डीके भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और इसमें भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको रेडियो एक्टिविटी के लॉ लगाने पड़ते हैं। अब बीटा डीके जो होता है स्टूडेंट्स वो दो तरीके का था। एक था आपके पास बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके, एक था आपके पास बीटा माइनस डीके। स्टूडेंट्स बीटा माइनस डीके में क्या था कि मान लीजिए आपके पास एक कोई एलिमेंट है, पेरेंट न्यूक्लिया है, इसका एटॉमिक नंबर जी है, एटॉमिक मास इसका ए है। तो स्टूडेंट्स जब ये डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा तो इसमें साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक मासलेस चार्जलेस पार्टिकल रिलीज होता है। इसका नाम होता है स्टूडेंट्स एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो।
तो देखिए, जब यहां पर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास जो होगा वो सेम रहेगा। इसी चीज को स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, ये पेरेंट न्यूक्लियाई आगे बना रहा है डॉटर न्यूक्लियाई Z+1A, और यहां पर लिख लेते हैं बीटा नेगेटिव और साथ में लिख लेते हैं एंटी न्यूट्रिनो। आई होप आपको ध्यान रहेगा। दूसरा होता है स्टूडेंट्स बीटा प्लस डीके, इसे आप कहते हैं बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, इस बार रिलीज होता है पॉजिट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, हम देखते हैं कब रिलीज होता है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एटॉमिक नंबर पेरेंट का है ए, पेरेंट न्यूक्लियर का है एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A, ये बनाता है डॉटर न्यूक्लियर, जिसमें एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट्स ये 1 डिक्रीज कर जाता है इस बार और मास नंबर सेम रहता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर पॉजिट्रॉन जो है वो रिलीज हुआ है और पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, इसका नाम होता है न्यूट्रिनो। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसने आगे बना दिया है डॉटर न्यूक्लियर, जिसमें एक एटॉमिक नंबर कम और एक बीटा प्लस डीके हुआ है, साथ में इस साथ में एक न्यूट्रिनो रिलीज हुआ है स्टूडेंट्स। दोनों को मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कंसीडर एक फास्फोरस का न्यूक्लियस है, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है। तो ये ब्रेक डाउन करके आगे बना देता है सल्फर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बीटा नेगेटिव डीके होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा स्टूडेंट्स। इन द सिमिलर मैनर अगर आप बीटा पॉजिटिव की बात करते हैं तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 या 22 होता है, तो ये आगे बना देता है स्टूडेंट्स नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक मास 22 ही रहता है, प्लस इस बार रिलीज होता है एक पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ रिलीज होता है न्यूट्रिनो स्टूडेंट्स। तो इसे आप कहते हैं अगर पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो उसे कहते हैं बीटा पॉजिटिव, बीटा प्लस डीके। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसे आप कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके। स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन ये एक एंटी पार्टिकल है, ये है आपके पास एंटी पार्टिकल। किसका स्टूडेंट्स? एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिएगा। इसमें स्टूडेंट्स इसका जो चार्ज होता है वो सेम होता है, सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है स्टूडेंट्स वो भी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सेम होता है। देन स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्टिकल्स रिलीज हुए थे, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। दोनों स्टूडेंट्स देखिए न्यूट्रिनो और एक है आपके पास एंटी न्यूट्रिनो, दोनों ही आपके पास कैसे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। दोनों ही स्टूडेंट्स मासलेस होते हैं, दोनों ही आपके पास चार्जलेस होते हैं, और स्पिन दोनों का कितना होता है स्टूडेंट्स? स्पिन होता है दोनों का ही ±12। तो मैंने यहां पर इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। हालांकि स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखिए मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही आपके पास पॉजिट्रॉन होता है, ना ही आपके पास न्यूट्रिनो होता है, ना ही आपके पास एंटी न्यूट्रिनो होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी चीज नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब कुछ क्रिएट होता है किसके टाइम पे? बीटा डीके के टाइम पे ये क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स, ये माना जाता है जनरली कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये बीटा डीके की प्रोसेस के दौरान ही क्रिएट होते हैं। अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और उसके पास है स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्सेस न्यूट्रॉन्स, एक्सेस न्यूट्रॉन्स, कल हमने किया था एक कर्व जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टिकल आपके पास स्ट्रेट लाइन से लेफ्ट हैंड कर्व में लाई करते थे उनके पास एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं? वो क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें?
न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स प्रोटॉन में। कैसे होता है ये प्रोसेस? न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में स्टूडेंट्स, तो यहां पर रिलीज होता है एक इलेक्ट्रॉन, प्लस इस प्रोसेस में आपके पास एक पार्टिकल रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो। और स्टूडेंट अगर आपके पास एक्सेस प्रोटॉन्स है, अगर आपके न्यूक्लियस के पास एक्सेस प्रोटॉन्स है, तब क्या होता है स्टूडेंट्स? तब एक प्रोटॉन अचीव, कैसे आपके पास स्टेबिलिटी अचीव होती है? आप जानते हैं प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में, तो उस वक्त प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इस वक्त एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है स्टूडेंट्स और न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए बीटा डीके में एक्चुअल में हुआ क्या है। बीटा डीके तब होता है जब न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो इस टाइम पे आपके पास होता है बीटा डीके। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स मास नंबर जो होता है न्यूक्लियाई का वो चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मास नंबर चेंज ना होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहां पर क्यू वैल्यू नहीं रिलीज हुई है, क्यू वैल्यू नहीं हुई है यहां पर रिलीज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके के साथ जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गामा डीके। गामा डीके, अब स्टूडेंट्स गामा डीके वैसे तो मैं डिटेल में ही डिस्कस करके आ चुका था, उतना ही है गामा डीके, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है गामा डीके में, जिस तरीके की ये थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है सबसे पहले गामा डीके? गामा डीके होता है जब आप एमिट करते हो, द एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन। देखिए फोटोन रिलीज होता है न्यूक्लियस के अंदर से। हालांकि अगेन स्टिल सेम चीज है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के अंदर फोटोन नहीं होता है, फोटोन न्यूक्लियस के अंदर रिलीज अंदर नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स स्टिल फोटोन रिलीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके पास जो न्यूक्लियाई होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई, जिसका एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक मास ए है, ये जनरली आपको मिलता है एक्साइटेड स्टेट्स में। एक्साइटेड स्टेट्स कौन सी स्टूडेंट्स? मैं कल डिस्कस करके आ गया था कि गामा पार्टिकल जो होता है, गामा रे जो होती है, या न्यूक्लियाई जो होता है जनरली आपके पास, उसके अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन एनर्जी स्टेट्स में अपनी फिक्स्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो जिस पोजीशन में, जिस स्टेट में वो पहले होते हैं उसे आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जब स्टूडेंट्स उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं, जिस तरीके से ये पेरेंट न्यूक्लिया है, ये एक्साइटेड सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट में है, और ये आ जाता है आपके पास ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में कैसे आता है स्टूडेंट्स? ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो स्टूडेंट्स सेम रहेगा, बट यहां पर एक गामा रे एनर्जी, देखिए गामा जो होती है, गामा एक मासलेस पार्टिकल है, मासलेस रे, यानी कि इसका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास होता है 0। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में जब ये आ गया है तो एनर्जी को तो रिलीज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और जब एनर्जी रिलीज होगी यहां पर, तो वो इससे होगा क्या, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी पार्टिकल के पास एनर्जी लेस होती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। नाउ स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती है। तो जनरली जब अल्फा और बीटा डीके हो जाता है उसके बाद ही ये देखा गया है कि गामा डीके होता है। अल्फा एंड बीटा डीके के बाद ही आपके पास क्या होता है? गामा डीके होता है, जनरली ये देखा गया है। हालांकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है आपके पास जिसमें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है वो डायरेक्टली गामा रे एमिट करता है, डायरेक्टली, देयर इज नो अल्फा एंड बीटा, और उसके बाद ही जनरली आपके पास, बट ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब यहां पर एनर्जी होती है, देखिए मैं बात कर रहा था, जैसे कंसीडर यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं इसके चारों ओर, कंसीडर।
तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता था तो एनर्जी रिलीज करता था वापस आते हुए, जब E2 से उसको E1 में आना होता था। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती थी, फोटोन रिलीज होता था, उसे आप एक्सरे कहते थे, यहां पर कहते थे एक्सरे। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम गामा रेज की बात करते हैं तो यहां पर जरूरी नहीं है कि एक ही एमिशन हो आपके पास, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से सीधा ग्राउंड स्टेट में एक ही आपके पास एमिशन हुआ है। यहां पर क्या होता है, कई बार बहुत सारी एक्साइटेशंस और एमिशंस पॉसिबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं कोबाल्ट की, जिसका एटॉमिक नंबर 27 और एटॉमिक मास 60 होता है। तो देखिए यहां से क्या होता है, डायरेक्टली ये पहले एक लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, यह लोअर एनर्जी स्टेट। इस वक्त ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल को एमिट करता है। बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद देखिए ये बन जाता है निकल, एटॉमिक 28 और यहां पर 60। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी भी ये इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है, अभी भी ये एक्साइटेड स्टेट है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, ये बार बार गामा रेज को एमिट करता है। जैसे पहली बार मान लीजिए इसने गामा रे को एमिट किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज की, जैसे फॉर एग्जांपल लगभग 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये रिलीज करता है। स्टिल यहां पर भी एनर्जी हाई होगी इसकी, फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा, फिर से वापस आएगा, और कंसीडर ये बन गया आपके पास यहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसकी। तो यहां पर ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब स्टूडेंट्स होता क्या है इसमें, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए आप चेक कर सकते हो कि इसने टोटल कितने एमिशन किए, कितनी बार ये वापस आया है। 3 हिस्सों में आया है, देखिए यहां पर और यहां पर। इसीलिए स्टूडेंट्स एक फोटोन के कंपैरिजन में गामा रे की जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली हायर होती है। गामा रे आपके पास ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो ये डिफरेंस है आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, और जब एक न्यूक्लियन जो होता है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन गामा रे के केसेस में क्योंकि मल्टीपल एक्साइटेशंस और मल्टीपल एमिशंस होते हैं, तो वहां पर एनर्जी जो होती है कंपैरेटिवली वो ज्यादा रिलीज होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अल्फा बीटा एंड गामा डीके की थोड़ी कंप्लीट नॉलेज हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि देखिए अभी हमने पढ़ा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कर सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो जी हाँ, जिस तरीके से आप जानते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशंस का, जब खुद व खुद रेडिएशंस निकलती हैं एक रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई में से, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज निकलती हैं स्पॉन्टेनियसली, यानी कि खुद व खुद, आपको किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। खुद व खुद ही उसमें डिसइंटीग्रेशन होंगी और उसमें से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज एमिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, जब आप बाहर से किसी एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और उस बॉम्बार्डिंग पार्टिकल को जिस भी एलिमेंट के अंदर हमने रेडियोएक्टिविटी करनी होती है, जिस भी न्यूक्लिया के अंदर हमने रेडियोएक्टिविटी करनी होती है, उसके साथ उसको बॉम्बार्ड कर देते हैं, तो आपके पास आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो होती है वो देखने को मिलती है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 10 होता है स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसको मैंने एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, जिसको मैंने यहां पर कहा है अल्फा पार्टिकल, इससे इंड्यूस करवा दिया स्टूडेंट्स। तो जनरली ये देखने को मिला था, काफी फेमस रिएक्शन है ये, तभी मैंने लिखा है यहां पर नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन का एक आइसोटोप बनाने में सक्सेसफुल हो गया था रदरफोर्ड। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जहां से आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। और स्टूडेंट्स फर्दर मोर जो आपके पास ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि काफी अनस्टेबल होता है, तो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कार्बन में, और इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, और जब भी पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो जरूर रिलीज होता है स्टूडेंट्स।
एक तो ये एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने लिख देता हूं कि जब भी एल्यूमिनियम को बॉम्बार्ड किया जाता है हीलियम से, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस से, अल्फा पार्टिकल से, तो जनरली यहां देखने को मिला था कि फास्फोरस क्रिएट हो गया था जिसका एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक मास 30 है। और इस केस में न्यूट्रॉन जो था वो रिलीज हुआ था। अगेन क्योंकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है स्टिल फॉस्फोरस, तो ये क्या करता है यहां पर फिर से यहां पर पॉजिट्रॉन को रिलीज करता है, तो यहां बन जाता है सिलिकॉन और पॉजिट्रॉन यहां पर रिलीज होता है, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का कि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो होती है वो होती कैसे है। देन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का है वो है कि आप न्यूक्लियर रिएक्शंस से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, किस तरीके से ये होते हैं, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो ये सभी चीजें बहुत छोटी छोटी सी आपके पास टर्म्स है, लेकिन इन सभी टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं जितना भी हमारे पास टाइम बचा है। तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेबल न्यूक्लियाई को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्टूडेंट्स। फर्दर मोर क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स। इससे कहते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जैसे ये आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ जो सामने लिखा है मैंने ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तभी मैंने कहा था कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा ही न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। तो इसमें हुआ क्या था स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था 1919 में। जो सबसे पहला उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन करके बताया था, आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था, जनरली ये क्रिएट हुआ जैसे ही उनके पास, उसके बाद उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट देखा। उसमें उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन को, जिसका एक्चुअल में आइसोटोप है नाइट्रोजन 714, इसको जब मैंने अल्फा पार्टिकल से ट्रीट करवाया, अल्फा पार्टिकल से, स्टेबल न्यूक्लिया है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नाइट्रोजन 714 यही नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो स्टेबल न्यूक्लिया है, अनस्टेबल नहीं है। लेकिन इसको मैंने बॉम्बार्ड करवा दिया हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल से, तो आगे आपके पास एक आइसोटोप क्रिएट हो गया था ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 17 है। और इस केस में स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन रिलीज हुआ था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन। इस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होती है वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है आपके पास, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन जब हमने करना है तो ये दो चीजों के बीच में हो रहा है। एक आपके पास है मान लीजिए टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस, इसे मैं कह देता हूं मान लीजिए ए। एक आपके पास है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, एक आपके पास है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर रिएक्शन करवाओगे। तो मान लीजिए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल आपके पास है ए, तो इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, इसे जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल होता है इसको प्रोजेक्टाइल भी आप कहते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा, इसे आप प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे आपके पास मान लीजिए एक नया न्यूक्लियस बन गया, न्यू न्यूक्लियस, जिसे डॉटर न्यूक्लियर भी कहते थे। न्यू न्यूक्लियस जो आपके पास फॉर्म हुआ है मान लीजिए वो है बी, और इसके साथ एक और पार्टिकल, एक एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज होगा। ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमेशा रिलीज होगा एक एलिमेंट्री पार्टिकल। कंसीडर उस पार्टिकल को मैं कह देता हूं बी। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, टारगेट न्यूक्लियस प्लस ए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, दे गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू न्यूक्लियस बी, और इसके साथ एक एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर रिलीज होगा। इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख लेते हैं, ए यहां पर लिखेंगे ए कॉमा बी, और यहां पर बी। इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये जनरली जो नोटेशन दी थी वो बेथे ने दी थी। देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड बेथे ब्लॉक फॉर्मूला ग्रेजुएशन में।
तो उनके बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर काफी काम किया है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन एक आपके सामने लिखा है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नाइट्रोजन, फिर इनिशिएटर यानी कि बॉम्बार्डिंग पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जो था मैंने वहां पर अल्फा पार्टिकल यूज किया है। उसके साथ स्टूडेंट्स रिलीज क्या हुआ है, भी रिलीज हुआ है प्रोटॉन, और प्रोजेक्टाइल आपके पास था, न्यू न्यूक्लियस जो फॉर्म हुआ था वो था ऑक्सीजन। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसमें आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, आप जानते हैं क्यों। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए अगर आपके पास जो इनिशियल रेस्ट मास है, मान लीजिए अगर इनिशियल रेस्ट मास वो ग्रेटर है आपके पास फाइनल रेस्ट मास से, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज है उनका रेस्ट मास, इनिशियल रेस्ट मास ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द फाइनल रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्यू वैल्यू जो होती है आपके पास, क्यू वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्या होती है स्टूडेंट्स क्यू वैल्यू होती है पॉजिटिव। ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक यानी कि इन केसेस में एनर्जी जो होती है ना स्टूडेंट्स वो रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक की जगह कई बार यूज क्या होता है वर्ड एक्सो एनर्जी, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है स्टूडेंट्स, एक्सो एनर्जी का। इस केस में एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स वो रिलीज होती है, उसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जांपल उसे आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म होती है, ध्यान से सुनिएगा, इट अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियर एनर्जी आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये न्यूक्लियर एनर्जी आपको जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपके पास इनिशियल रेस्ट मास ज्यादा है फाइनल रेस्ट मास के कंपैरिजन में, यानी कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक या एक्सो एनर्जिक रिएक्शंस कहते हैं। यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, और वो न्यूक्लियर एनर्जी अपीयर होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इनिशियल रेस्ट मास, ऑन द अदर हैंड अगर इनिशियल रेस्ट मास ये लेस है कंपेयर टू द फाइनल रेस्ट मास, यानी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज का रेस्ट मास कम है, फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उसका रेस्ट मास ज्यादा है, तो इस केस में आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि उसकी जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी स्टूडेंट्स, क्यू वैल्यू होगी नेगेटिव। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस, या फिर यूज किया होता है वर्ड एंडो एंडोएर्जिक रिएक्शंस, एंडोएर्जिक रिएक्शंस, एंडोएर्जिक या एंडो एनर्जी कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस में स्टूडेंट्स एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड, या स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि एनर्जी यहां रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन करने के लिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऐसे रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स। ऐसे रिएक्शंस होंगे ही तब जब आपके पास एनर्जी आप सप्लाई करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एनर्जी ये कैसे अपीयर होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी इज टू बी सप्लाइड। इस केस में एनर्जी स्टूडेंट्स सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स किसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन स्टार्ट करना है तो इस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसकी फॉर्म में, ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन को स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो क्या आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसको, नहीं, आप क्या करोगे,
उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे और वो काइनेटिक एनर्जी अपीयर करवाओगे उसको, ताकि उसकी वो रिएक्शन स्टार्ट हो सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, आप जानते हैं ये अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, जहां पर डेल्टा एम जो होता है वो मास डिफेक्ट होता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आया हूं स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो एक पर्टिकुलर लॉज के अंडर होता है स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होता है तो वहां पर होती है कंजर्वेशन। कौन कौन सी कंजर्वेशंस वहां पर फॉलो होती हैं, मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं। तो सबसे पहली कंजर्वेशन आपके पास होती है मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि देखिए टोटल मोमेंटम जो होता है आपके पास रिएक्टेंट्स का, मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट्स ये इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ ऐसे लिख देता हूं, वेट, मोमेंटम जो होता है रिएक्टेंट्स का ये इक्वल होना चाहिए मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिएगा, मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स। देन दूसरा आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है वो होता है न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या रहना चाहिए, हमेशा ही कंजर्व्ड रहना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हमेशा बराबर रहने चाहिए। देन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहां पर चार्ज और मास, चार्ज और मास दोनों को मैं साथ ही लिख रहा हूं। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो चार्ज जो होना चाहिए वो कंजर्व्ड होना चाहिए, जो मास है वो कंजर्व्ड होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो मास होता है वो एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो सकता है, आप जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास मास होगा वो एनर्जी की ही फॉर्म में हो सकता है केवल, ध्यान रखिएगा, बाकी किसी फॉर्म में वेस्ट नहीं हो सकता है। एंड लास्ट आपके पास होता है एनर्जी। एनर्जी आप कहिए या मास कहिए, सेम ही बात होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल, मैंने यहां पर कह दिया कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी में आप यूज कौन कौन सी करोगे, एक तो आप यूज करोगे देखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और इसके साथ एक और एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्टिकल होता है उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो क्या रहती है, हमेशा ही वो रहती है कंजर्व्ड। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके लिए लास्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ टर्म्स समझ आई होंगी। दैट्स इट इन दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।